हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं 6 मार्कर प्रश्न पर। ओके। 2014 से लगाकर 18 तक के 3 मार्कर ऑल ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले जो 6 मार्कर प्रश्न जो पूछेगा एग्ज़ाम में वो हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की सीमाओं को बताइए। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए आपको दिमाग बहुत अच्छे से दौड़ाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें आपको एज इट इज़ किताबों मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने खुद के आंसर बनाने होते हैं और वही अगर आप बना पाए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि इस प्रश्न क्या है, कहना क्या चाहता है और 100 शब्दों में हमें लिखना होता है। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जियोग्राफी ओल्ड पेपर में करवा चुका हूं। अगर आप में से कोई नए बच्चे हैं तो आप जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ देखिएगा। एमपीपीएससी की मैं पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके अलावा मैं इकोनॉमी भी पढ़ा चुका हूं और एमपीपीएससी का पेपर 3 भी पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, सो आप विजिट उन्हें ज़रूर करें pscda.com वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। अब इस उत्तर को हमें लिखना है। प्रश्न पूछा गया था सीमाएँ। देखिए, सीमाओं से मतलब होता है कि कमी भी कह सकते हैं, सीमा भी कह सकते हैं, यानी कि एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन को अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे मतलब आपकी कमी है ये, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कि भारत की राष्ट्रीय आय जो होती है उसके अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, अनुमान ही होता है। तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती है वही आपको इस उत्तर में बताना है 100 शब्दों में। चलिए तो लिखना हम शुरू करते हैं। पहले कुछ भूमिका के रूप में लिख देते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश की वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, किंतु इसकी गणना अत्यंत जटिल, जिसमें आय, व्यय और उत्पादन विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमने एक मोटा मोटा बता दिया कि इसमें विधियाँ 3 होती है, आय, व्यय और उत्पादन। और इसके अलावा यहाँ पर अत्यंत जटिल भी होती है, क्योंकि ये जो तीनों विधियाँ हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसकी जो सीमाएँ हैं वो हमें बतानी है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो पहला ये कि गणना हेतु भारत में निश्चित प्रक्रम में अधिकारियों का अभाव। हालांकि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको गणना करने के लिए सीएसओ विभाग होता है, हालांकि अब तो एनएसओ बन गया है। जो एनएसओ विभाग है वह क्या करता है, इसकी काउंटिंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें पता भी नहीं है कि हमारे आसपास की जब गणना की जाती है तो हमसे पूछा जाता है, आप में से कितने लोगों को पता होगा कि जब भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना हो रही है तो क्या आपसे, आपके परिवार से, गांव में कभी कुछ पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही लोगों पर सर्वेक्षण करके अनुमान लगा लिया जाता है, जो कतई गलत होता है। गांव के सरपंच से, सचिव से, किसी से भी, जिन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार से आय को काउंट किया जाता है, किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, उनसे पूछ के एक अनुमान के आधार पर किया जाता है। तो एक दिक्कत तो वहीं आ जाती है कि हम राष्ट्रीय आय को सही से माप ही नहीं पाते हैं। दूसरा है कि कृषिगत आय की गणना में अत्यधिक जटिलता। देखिए, कृषिगत आय की गणना में जटिलता इसलिए क्योंकि मान लेते कोई किसान 6 बोरी गेहूं उगाता है। अब 6 बोरी में से अगर वो 2 बोरी घर पर खाने के लिए रख लेता है और 4 बोरी मार्केट में जाती है, तो खैर 4 बोरी तो जीडीपी में काउंट हो जाएगी। अब उस 2 बोरी को आप कहाँ पर काउंट करेंगे, ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो भारत में जितने भी किसान हैं उनकी कृषिगत आय को कभी भी व्यवस्थित तरीके से काउंट नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट सेक्टर में रखा जाए, सेकेंड में कि थर्ड में, सिर्फ बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है कि भारत विकासशील देश है जहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में व्यापारी द्वारा खाते की आय व्यय का निश्चित हिसाब न होना। तो स्वाभाविक सी बात है, गांव में अगर कोई व्यक्ति छोटी गुमटी लगा कर बैठा है तो वो अपनी कौन सी आय व्यय का रखेगा, उसकी कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स भरने जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका कोई व्यवस्थित हिसाब नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे व्यापारियों पर वो ना तो कोई सा जीएसटी भरते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी फिर उनके लिए अनुमान लगाना बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि देश के भीतर एवं बाहर किन वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करना या नहीं, यह भी जटिलता है। तो क्योंकि अगर ये मान लिया जाए फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत में जो अम्बेसी है, यानी कि भारत का जो भारत में जैसे कि अमेरिका की अम्बेसी है, अब भारत में कोई अमेरिका का राजदूत नियुक्त है। ठीक है, उस राजदूत को जो सैलरी है वो अमेरिकन गवर्नमेंट देती है, लेकिन खर्च वो करता कहाँ है, भारत में। भारत में रह रहा, स्वाभाविक सी बात है, खाना पीना सब कुछ, कपड़े वगैरह तो लेगा भारत से। तो अब दिक्कत ये है कि किस जो खर्च कर रहा है उसको कहाँ काउंट किया जाए। अब उसको जीडीपी में काउंट किया जाए, जीएनपी में काउंट किया जाए, या एक फ़्लाइट भारत से उड़कर अमेरिका में जाती है तो भारतीय लोग वहाँ खर्चा करते हैं, तो उसको कहाँ काउंट किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत सवाल है
वो भी यहाँ पर दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 5वां पॉइंट कि गृहस्थ में कार्यरत महिलाओं की आय को एवं गृहस्थ खपत को न जोड़ना। देखिए, महिलाएं अगर काम करती घर में तो एक्चुअल में उनकी कोई सैलरी नहीं होती है। ठीक है, अगर घर में काम वाली बाई काम करने आती है बकायदा आप उसको सैलरी देंगे, लेकिन घर में वही महिलाएं जो काम करती है तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी में योगदान तो है, लेकिन उसका कोई अनुमान नहीं है। अगर वही महिला घर में काम ना कर कर कहीं बाहर वर्क करेगी, स्वाभाविक सी बात उसे कुछ सैलरी मिलेगी। तो जब घर में भी काम कर रही है तो उसका तो कोई एक काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा गृहस्थ खपत यानी कि छोटी मोटी बहुत सारे घर के कर्जे होते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर कहाँ पर आप जीडीपी या राष्ट्रीय आय काउंट करने जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा वर्ष के अंतिम में मध्यवर्ती वस्तुओं के मध्य विभेद न करना। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर उत्पादन विधि से हम काउंट कर रहे हैं और मारुति जो सुजुकी उसने 2019 में एक मॉडल बनाकर रख दिया है। ठीक है, अब 2019 में उसने मॉडल बना के रख दिया कोई कार का, स्विफ्ट डिज़ायर का, 2019 के ईयर में उसे गिन लिया है, अब 2020 तक वो बिकी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही वाली दिक्कत आती है कि 2020 में उसे गिना जाए या नहीं गिना जाए, उत्पादन पहले काउंट हो चुकी है, अभी काउंट करे क्या नहीं करें, ऐसी बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं वो राष्ट्रीय आय के मापन में आ जाती हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा 6 मार्कर प्रश्न, जिसमें हमें बताना था कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की क्या सीमाएं हैं, या इसको ये भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो अनुमान लगाया जाता है उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको इस उत्तर में बेहतरीन तरीके से समझाने में सफल रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ ज़रूर करें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।